दोस्तों, जब कुदरत अपना रूप दिखाता है तो रूह कांप जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। जमीन से हजारों फीट ऊपर ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल दहला देने वाले इस प्लेन क्रैश में बचे हुए लोगों ने अपने ही मरे हुए दोस्तों की डेड बॉडीज को खाने के लिए इस्तेमाल किया। आखिर फ्लाइट 571 क्रैश कैसे हुआ और क्रैश में बचे हुए लोग 70 दिन तक एक ग्लेशियर पर जिंदा कैसे रहे, आइए इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी की शुरुआत होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक प्लेन उड़ान भरता है जिसको चिली देश के सैंटियागो में पहुंचना था। इस प्लेन में रग्बी प्लेयर्स बैठे थे और उनका मैच देखने के लिए उनके साथ उनके दोस्त भी मौजूद थे। इस प्लेन में 9 क्रू मेंबर्स समेत टोटल 45 पैसेंजर्स थे। ये फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पर 3 घंटे में पहुंचने वाली थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जहाज को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में लैंड कराया जाता है। रात को वहीं रुकने के बाद अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को ये जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है। परेशानी ये थी कि अभी भी मौसम खराब ही था, लेकिन जहाज का पायलट इस रास्ते से 29 बार निकल चुका था। इस वजह से पायलट को भरोसा था कि एंडीज के पहाड़ी को कैसे क्रॉस करना है। पायलट की कॉन्फिडेंस से ये जहाज अगले दिन 13 अक्टूबर 1972 को 2:18 पर फिर से उड़ान भरता है। वहां से सैंटियागो पहुंचने में सिर्फ 1 घंटे का सफर था और पायलट को पूरा भरोसा था कि 1 घंटे के बाद हम सैंटियागो में पहुंच जाएंगे। ये प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पे चल रहा था। एंडीज की पहाड़ियों को धीरे धीरे पार करता था, लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया और विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि पायलट को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम खराब होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर एक आइडिया लगाता कि प्लेन कहां पर है, लेकिन इस वक्त पायलट सिर्फ प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर चल रहा था। क्योंकि पायलट को पता था कि 1 घंटे में वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएगा, इसलिए 1 घंटे के बाद जब पायलट को लगा कि एंडीज की पहाड़ी क्रॉस हो गई है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट से जहाज को लैंड कराने की इजाजत मांगी। एयरपोर्ट ने जहाज को लैंड कराने की इजाजत दे दी और पायलट को कहा कि आप जहाज को 11,500 फीट की ऊंचाई पे ले आओ। 3:21 पर पायलट प्लेन के अल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे नीचे आता गया, पायलट को दिखाई देता है कि अभी एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही है और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दबाजी में आकर पायलट ने प्लेन को वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन के पीछे का हिस्सा पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाता है और यात्रियों समेत हवा में उड़ जाता है, जिसमें 3 यात्रियों की जान चली जाती है। इस टकराव से प्लेन की बैलेंस खत्म हो जाती है और प्लेन के विंग्स दूसरी पहाड़ी से टकराकर अलग हो जाती है। अब सिर्फ प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नीचे ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है और पायलट्स भी मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोगों ने अभी तक इस घटना में अपनी जान गंवाई थी, जबकि 33 अभी भी जिंदा बचे थे। जिंदा बचे लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनको ये भी पता नहीं था कि हम कहां पर है। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की एक अनजान पहाड़ी पर क्रैश हुआ था। दोस्तों, अभी तक जो भी हुआ ये कहानी का ट्रेलर था। आगे चल के इनके साथ क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। आगे की स्टोरी जानकर आपके रूह तक कांप जाएंगे। जख्मी हुए पैसेंजर्स में एक पैसेंजर था नांदो पराडो, जिसके सर में चोट आई थी। परेशानी ये थी कि सूरज ढलने वाला था, शाम का वक्त था, इसलिए रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए काफी कम वक्त था। इस पहाड़ी में रात गुजारना काफी मुश्किल था, क्योंकि वहां रात का टेम्परेचर -30 डिग्री तक जाता था। जल्द ही 4 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए रवाना किए गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां पर सफेद बर्फ और कोरा ही कोरा था और जहाज का रंग भी सफेद था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रात हो गई। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके आज की रात काट ले, कल तो उन्हें कोई न कोई बचाने के लिए तो जरूर आएगा। इसलिए उन्होंने क्रैश प्लेन को शेल्टर बनाया और रात गुजार ली। ये रात उनके लिए बहुत भयानक थी। 5 लोग इस रात में सरवाइव नहीं करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। अब बचे हुए पैसेंजर्स की संख्या 28 रहती है। अगले दिन 14 अक्टूबर 1972 को सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है और 11 जहाज उन्हें ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जहाज सर्वाइवर्स के ऊपर से गुजरते थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। सर्वाइवर्स चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन ऊपर वाले के सिवा कोई नहीं सुनता था।
अब जब जिंदा बचे लोगों को लगा कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हमें देख नहीं पाता है, तो उन्होंने प्लेन के ऊपर लिपस्टिक से SOS लिखने की कोशिश की। अफसोस की बात यह थी कि लिपस्टिक उतनी ज्यादा नहीं थी जिसे पूरा SOS लिखा जा सकता था। इसलिए उन्होंने अपने सूटकेस से बाहर एक बड़ा सा क्रॉस बनाया ताकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें देखे और उनकी मदद करे। उस दिन इनके ऊपर से 3 हेलीकॉप्टर निकले, लेकिन अफसोस किसी ने भी नोटिस नहीं किया। इसके साथ ये दिन भी गुजर जाता है और अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को भी यही हाल रहता है। अब बचे हुए पैसेंजर्स को पूरी तरह से पता लग चुका था कि ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। मदद कब तक आएगी ये कोई पता नहीं था। इसलिए वो प्लेन में मौजूद चीजों से सर्वाइवल की तकनीक बनाने लगे। पानी के लिए वो बर्फ को तो पिघलाते थे, लेकिन खाने के लिए उनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं थे। क्रैश के 3 दिन बाद नांदो पराडो नामी शख्स को होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि क्रैश में उसकी मां खत्म हो चुकी है और उसकी बहन भी बुरी तरह से घायल है। नांदो पराडो अपनी बहन को जिंदा रखने के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन क्रैश के 8 दिन बाद नांदो पराडो की बहन जिंदगी की जंग हार जाती है और दम तोड़ देती है। ऊपर से 8 दिन के बाद सर्च ऑपरेशन को भी बंद किया जाता है 2 महीनों तक, क्योंकि ऑफिशियल्स को यह लगा था कि 8 दिनों तक सारे पैसेंजर्स मर चुके होंगे। अब 2 महीनों के बाद उनकी डेड बॉडीज को खोजा जाएगा। इधर जिंदा बचे पैसेंजर्स को क्रैश हुए जहाज में एक रेडियो सेट मिलता है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन की जाती थी। इस पर न्यूज सुनने के बाद पैसेंजर्स को पता चलता है कि सर्च ऑपरेशन को बंद किया जा चुका है। इस न्यूज से पैसेंजर्स के होश तक उड़ जाते हैं, क्योंकि अब तक उम्मीद थी कि कोई हमें ढूंढ लेगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब पैसेंजर्स को चारों तरफ अपनी मौत का मंजर ही नजर आ रहा था। अब इन लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो इस मुसीबत से अपनी मौत का इंतजार करो या फिर इस मुसीबत का डट से मुकाबला करो। सर्दी से बचने के लिए उन्होंने जहाज की सीट को फाड़कर अपने कपड़ों में डाला और शूज के लिए सीट कवर्स का इस्तेमाल किया। अब सबसे बड़ी चिंता थी खाने की, क्योंकि खाना लगभग खत्म हो चुका था। दोस्तों, बहुत सोचने के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएंगे। उन्होंने बर्फ में पड़े अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स की डेड बॉडीज को खाने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं था। रात को क्रैश हुए प्लेन में सोते थे, लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर 1972 को कुदरत ने इन पर एक और कहर बरसाया। 29 अक्टूबर को एक मैसिव स्नो एवलांच आता है और प्लेन को अपनी चपेट में लेता है, जिसकी वजह से 8 और सर्वाइवर्स दम तोड़ते हैं। अब सिर्फ 19 लोग ही बचे हुए थे, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हुए थे। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन लगते हैं और अब इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। इन लोगों में ज्यादातर लोग जख्मी थे, जिसकी वजह से वो इस पहाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन 3 लोग थोड़ा कम ही जख्मी थे, तो उन्होंने पहाड़ी से बाहर निकलने का फैसला लिया। उन्होंने खाने के लिए डेड बॉडीज के कुछ टुकड़े साथ में लिए और ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े इनको दे दिए गए। और क्रैश के 33 दिनों के बाद यानी 15 नवंबर को ये लोग मदद ढूंढने के लिए निकलते हैं। चलते चलते शाम होने लगी और रास्ते में इनको प्लेन का दूसरा टुकड़ा नजर आता है। ये लोग इसके करीब जाते हैं तो वहाँ उनको खाने के लिए बहुत कुछ मिलता है और ये रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। प्लेन के इस हिस्से में इन्हें एक बैटरी मिला। उन्होंने सोचा कि इस बैटरी को प्लेन की क्रैश साइट पर ले जाया जाए, वहाँ लगे कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाया जाए, लेकिन बैटरी का वजन 25 किलो तक था, जो कि वहाँ ले जाना कमजोर हालत में बिल्कुल मुश्किल था। और क्रैश के 59 दिनों के बाद यानी 11 दिसंबर 1972 को एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और पैसेंजर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे सर्वाइवर्स की संख्या सिर्फ 16 रह जाती है। और अब ये तीनों जवान केनेसा, पराडो और विजनटन बिना किसी देर के ग्लेशियर पर निकल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि एक पहाड़ी को क्रॉस करने के बाद उन्हें कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उनका ये फैसला कितना गलत था ये बात वो खुद भी नहीं जानते थे। ये लोग एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। 4 दिनों तक लगातार चलने के बाद जब ये लोग पहाड़ी की चोटी पे पहुंच जाते हैं तो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ के उन्हें मालूम होता है कि जिस दिशा में ये 4 दिनों से चल रहे हैं वो एक गलत दिशा थी, क्योंकि आगे दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नजर आते थे। अब जो कि उनके पास खाना बहुत कम था, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक बंदा क्रैश साइट पर वापस जाएगा और 2 आगे चलकर मदद ढूंढेंगे। इस वजह से विजनटन क्रैश साइट पर वापस जाते हैं और पराडो और केनेसा आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिनों तक चलने के बाद उन्हें एक छोटी सी नदी मिल जाती है
और वो इसी नदी के साथ साथ नीचे चलते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद यानी 20 दिसंबर 1972 को उन्हें नदी के उस पार 3 लोग दिखाई देते हैं। ये लोग चलते चलते बहुत थक चुके थे क्योंकि 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल उनकी बिल्कुल सामने थी। पराडो और कैनिसा ने उन लोगों से मदद की आवाज लगाई, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। इस दिन उन्हें कुछ मदद नहीं मिला, लेकिन अगले दिन वो विलेजर फिर से कागज और पेन लेकर आते हैं और नदी के उस पार फेंक देते हैं। नंदो पराडो ने कागज में जो भी घटना घटी थी सब कुछ लिख दिया और नदी के उस पार वापस फेंक दिया। जब विलेजर ने इस कागज को पढ़ा तो वो हैरान हुआ कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे बचे। ये विलेजर जल्दी से शहर गया और आर्मी को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया। जो ही विलेजर ने आर्मी को इन्फॉर्म किया तो ये एक इंटरनेशनल खबर बन गई। जल्द ही चिली एयरफोर्स इनके रेस्क्यू के लिए पहुंच जाती है और 22 दिसंबर 1972 यानी क्रैश के 70 दिनों के बाद सर्वाइवर्स को बचाया जाता है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान को मरते दम तक हार नहीं माननी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।